रोहन जी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत खूब। तैयारी कर रही हैं DSSB की, तो उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी जो कि इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अलग बना देता है आपके एसएससी से। बाकी के जितने सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच हो जाते हैं एसएससी में, बल्कि सिलेबस थोड़ा कम ही रहता है यहाँ पे DSSB में एसएससी से अगर हम कंपेयर करें तो। पर हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा आसान भी लिया जाता है और इग्नोर करके चलते हैं। बट एग्ज़ाम में हिंदी आप लोगों के मार्क्स जो अच्छे आ सकते थे उसमें रुकावट बन जाती है अगर आप तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो हिंदी की जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस क्या है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना है, किन टॉपिक्स को किस तरीके से अप्रोच रखनी है, तो उन सारी बातों को यहाँ पे संक्षिप्त में, डिटेल और संक्षिप्त दोनों ही रूप में रखते हुए यहाँ पे आप लोगों के साथ वाईडी सर जुड़ेंगे और वाईडी सर से जानेंगे कि कैसे करें तैयारी हिंदी की। चलिए जानते हैं उन्हीं से, आइए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्लस माइनस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ DSSB की परीक्षा रणनीति की इस विशेष परिचर्चा में। आप सब विद्यार्थी, जो मेरे दोस्त नए विद्यार्थी हैं, फ्रेशर विद्यार्थी हैं, वो मेरी बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर सुने। चूँकि DSSB की कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है। हिंदी विषय एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको बता दूं कि हिंदी का कोई भी प्रश्न हो, बिना उसकी अप्रोच तक पहुँचे, बिना उसके तह तक पहुँचे उस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते हैं। और हिंदी को हम बड़ा सहज लेकर के मान लेते हैं कि हिंदी हो जाएगा, ऐसा समझ करके हम मात खा जाते हैं। जहां हमें स्कोर करना चाहिए वहां हम कम स्कोर कर पाते हैं। अगर दोस्तों आपके सपने दुनिया की सोच से बड़े हैं, अगर आपकी थिंक दुनिया की थिंक से थोड़ी अलग है, तो ही तो ना आप सफल हो पाओगे, तभी तो आप जा पाओगे ना। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जो हमारी परिचर्चा है ये विशेषकर DSSB के उन विद्यार्थियों के लिए जो है, जो विद्यार्थी वास्तविक रूप से कंपटीशन में उतर चुके हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, मैं यूँ कह सकता हूँ कि सब कुछ सुख चैन नींद त्याग करके वो DSSB की भर्तियों की तैयारी में जुट गए हैं। हिंदी विषय को वो कैसे सोल्व करेंगे, उनकी दुविधा में सोल्व करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सबके सामने। तो दोस्तों आपको बता दूं, चाहे वह ग्रेड 3 की एग्ज़ाम हो, चाहे वह लिपिक की कोई एग्ज़ाम हो, आप इसे बाबू कहते हैं, चाहे लिपिक की एग्ज़ाम हो, बाबू की एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी विषय जुड़ा है। और हिंदी विषय चाहे वो 20 अंक का हो, चाहे 35 अंक का हो, और चाहे 40 अंक का हो, निश्चित तौर पर व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके प्रश्न पूछे जाते हैं? व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि व्याकरण के हर प्रश्न की तह तक आप कैसे जाएंगे, हर प्रश्न को सही आप कैसे करके आएंगे। परीक्षा में आपका जितने भी अंक आपका व्याकरण आए, उसमें से एक भी अंक आपका कटे नहीं, ऐसी तैयारी आप कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप बहुत सारी पुस्तकें नहीं खरीदना। पहली बात मेरे दोस्तों, बहुत सारी किताबें नहीं खरीदना, कोई भी एक किताब आपके पास में होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी एक किताब ले लीजिए आप। मैं रिकमेंड करता हूं डॉक्टर राघव प्रकाश को। यदि आपके पास में नहीं है, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप कोई भी किसी भी लेखक की एक किताब ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, किताब को आपको रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है। रटोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, रटंत विद्या से सिलेक्शन नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रटी हुई चीज थोड़े समय के लिए याद रह सकती है, परमानेंटली आपके दिमाग में स्थायी रूप से याद नहीं रहेगी, स्थायी रूप से जो है स्टोर नहीं होगा उस चीज का। इसलिए आपको थोड़ी सी समझ बनानी है। समझ कैसे बनाएं, व्याकरण के प्रश्नों को हल कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। यदि आपके सामने ये दुविधा है कि सर व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो देखो ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको सीधा दिया जाता है हिंदी,
टॉपिक का नाम नहीं लिखा जाता। तो टॉपिक का नाम नहीं लिखा जाता तो सर हम कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करें? तो आपको इसके लिए पुराने प्रश्न पत्रों को देखना होता है जो पिछली परीक्षाओं में आ गए हैं, ऐसे प्रश्न पत्रों को देखना होता है। और ऐसे प्रश्न पत्रों में जिस टॉपिक से प्रश्नों की ज़्यादा संभावनाएं रही है, पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन टॉपिक को थोड़ा अलग कर लेना। मैं अलग करके दिखाता हूं। जैसे लोकोक्ति का जो टॉपिक है, ये लोकोक्ति का टॉपिक भाई साहब सबसे फेवरेट है जी, सबसे फेवरेट टॉपिक है मान लेना। मुहावरे का टॉपिक है, मुहावरे, ये मुहावरे और लोकोक्ति ये दोनों टॉपिक बहुत फेवरेट हैं DSSB के, याद रखना। मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी लोकोक्ति और मुहावरे तो रटने पड़ते हैं, भाई रटने नहीं होते, किसी भी चीज़ को नहीं रटना, रटने की कोई होती नहीं है चीज़ भाई। पढ़ने जब बैठे हो तो कम से कम आप अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना। रटने के चक्कर में हम स्कोर के नज़दीक जरूर पहुंच सकते हैं, स्कोर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो वहां मेरिट छूट रही है उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। याद रखना, आगे निकला जा सकता है स्मार्ट स्टडी से। अब स्मार्ट स्टडी कैसे सर? ये मोबाइल से पढ़ने को, लैपटॉप से पढ़ने को स्मार्ट स्टडी मत कहना मेरे दोस्त। ये स्मार्ट स्टडी होती है, आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन में है पहले उसका सिलेबस अपने दिमाग में छपा होना चाहिए। सिलेबस को 2, 3, 4, 5 बार, 10 बार पढ़ें आप और अपने सिरहाने लगा लें। सिरहाने लगाएंगे तो सिलेबस आपके दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा, एक वाइब्रेशन आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी, एक इमेज आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी, भैया मेरे हिंदी में ये टॉपिक है, मेरे को ऐसे पढ़ना होता है। तो सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपको रट कर के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। कितने प्रश्नों को रट लोगे मेरे भाई? नहीं रटे जाएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है क्या? हाँ जी होता है। मैं आपको पुराने प्रश्न पत्र करवा रहा हूं, उनमें मुहावरे और लोकोक्ति को कैसे आपको हल करना है उसकी अप्रोच आपको वीडियो में, हमारे बहुत सारे वीडियो मिल भी जाएंगे और आगे भी कंटिन्यू आपके लिए हम सेवाएं देते रहेंगे आपको। तो उन वीडियोस में आपको लोकोक्ति को कैसे हल करें, मुहावरे का आंसर कैसे हम सही बिठाएं। जैसे एक लोकोक्ति मान लो आ गया, आगे नाथ न पीछे पगहा, तो एक लोकोक्ति है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरा और लोकोक्ति ये दो टॉपिक अलग अलग हैं, इनको रटने बैठ जाते हैं। 9, 2, 11 होना है ना, गंजे को भगवान नाखून ना दे, ये लोकोक्ति, ये मुहावरा किसको कहूँ, लोकोक्ति किसको कहूँ, ये तो दुविधा आपके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल बनता ही नहीं है ना भाई कि ये लोकोक्ति है कि मुहावरा। आज तक परीक्षा में नहीं आया, ठीक है। सीधा पूछा जाता है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का सबसे सही उत्तर कौन सा है, ऐसा प्रश्न बनता है ना दोस्त। तो लोकोक्ति और मुहावरे के डिफरेंस में नहीं उलझना। फिर भी मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति जो आज तक प्रचलित है वो लोकोक्ति है, और मुहावरा किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के, किसी विशेष परिस्थिति को लेकर के तैयार की गई एक पंक्ति है, वो मुहावरा है, जिसमें लगभग आप हिंदी में देखते हैं होना होता है, जैसे 9, 2, 11 होना, है ना। ऐसे इस प्रकार के जो मुहावरे बनते हैं, होना लास्ट में होना पाया जाता है। तो आप इसकी पहचान कर लेंगे, पहचान की जरूरत भी नहीं है। अर्थ कैसे करेंगे? आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना हाथ जगन्नाथ, बहुत सारी लोकोक्तियां, बहुत सारे मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे। इनके अर्थ कैसे करें, अब समझ बनाएं भाई। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं मिला हुआ है, वो किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त आदमी को कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। इसके तो कौन है भैया आगे नाथ न पीछे पगहा? तो ऐसे आपको, अच्छा सोचकर देख लोगे ना आप, 4 विकल्प में देख लोगे कि इसका ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई 3 विकल्प को काट करके भी तो सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है ना दोस्त, आराम से कर पाओगे। और मेरे साथ जुड़े रहना प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फिर जिम्मेदारी तो हमारी है भाई, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आपका 1 अंक कटा, इसका मतलब हमारे पढ़ाने में,
हमारे अध्यापन कार्य में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही है तो मेरा दोस्त इतना कमज़ोर नहीं है। मेरा दोस्त देखो, आपके किसी एक विषय में ज़्यादा अंक आ जाए और एक विषय में कम अंक आ जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। ज़्यादा वाले में ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि उसका अध्यापक आपको ठीक मिले। और कमज़ोर जिस विषय में कम अंक आए उसका मतलब उस विषय के अध्यापक आपके कमज़ोर थे। तो याद रखना, आप कमज़ोर नहीं है दोस्तों। मुहावरे है, लोकोक्ति है। अब कॉमन चीज़ें और क्या आती हैं सर? ये सब जगह आपको देखने को मिल जाती है। संधि, संधि। अच्छा, संधि टॉपिक जो है ना भाई, संधि टॉपिक आपकी शब्द शुद्धि करवा देता है। शब्द शुद्धि करवा देता है। कितनी शब्द शुद्धि करवा देता है सर? 80%, माफी चाहता हूं, 80%। कितनी? 80% शब्दों को शुद्ध लिखना आप किससे सीखते हैं? संधि से सीखते हैं। जैसे दोस्त आपके सामने पुनः धन अवलोकन शब्द आ जाए, अवलोकन शब्द आ जाए, अब इसका आप रूप देखेंगे कि पुनः धन अवलोकन का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक तो शब्द दिया होता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। एक शब्द दिया होता है पुनरवलोकन, पुनरवलोकन। तो आपको अगर पूछा जाए कि बताओ इनमें से शुद्ध कौन सा है, पुनरावलोकन शुद्ध है या पुनरावलोकन शुद्ध है, तो याद रहे ना भाई, रा क्यों बनेगा? यहाँ पर ए है, ये विसर्ग है। विसर्ग तो रे में बदल जाता है, मगर सामने ए है, आ नहीं है। आ होता तो रा हो जाता, लेकिन अभी तो ए ही है। तो हमारा देखना ये शब्द गलत है और पुनरावलोकन सही है ना? काम की बात है ना, स्पेशल बात। पुनरावलोकन, आज तक हम पुनरावलोकन बोलते आए क्योंकि हमारे शिक्षक ने, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे ही बताया। ध्यान से सुने इस बात को। तो इसका सही उत्तर तो पुनरावलोकन है ना दोस्त। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो संधि से ठीक किए जा सकते हैं। जैसे दुर्वस्था है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है दोस्तों। जैसे अभयारण्य है, अभयारण्य नहीं होता है माय डियर। क्या नहीं होता है? अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य नहीं होता। ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। अभयारण्य होगा, अभयारण्य होगा, ये सही है और ये गलत है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये उपसर्ग आपने ए लगाया है, मूल शब्द इसमें भय है, आगे आपने रण्य अरण्य लगाया है। तो देखो इसमें दीर्घ संधि भी हुई है। आप संधि, अगर आपको संधि का टॉपिक आ जाएगा ना, संधि का टॉपिक मैं दोस्तों एक ही दिन की क्लास में करवा दिया करता हूँ, जिसमें तीनों संधियाँ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। कौन कौन सी सर? स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है, व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है और विसर्ग संधि भी हम कर लेते हैं, एक ही क्लास में कर लेते हैं। लोग संधि के टॉपिक को 18 दिन पढ़ाते हैं, 20 दिन पढ़ाते हैं। हाँ, आप उदाहरण करते रहिए, आप उदाहरण करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन नियमों को समझने में एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। आप स्वर संधि को कैसे समझेंगे साहब? स्वर संधि 5 भेद होते हैं, पहली दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी यण, इस प्रकार से वृद्धि अयादि। अरे बहुत जल्दी समझ लोगे दोस्त। दीर्घ में क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है। गुण में क्या होता है? ए ओ की मात्रा होती है। यण में क्या होता है? य र ल व बनते हैं। वृद्धि में क्या होता है? आई आओ होता है और अयादि में आई आय आओ आओ होता है। हालांकि आपको समझ नहीं आई होगी अभी, कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लास में ये संधि का टॉपिक है बहुत बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके संपूर्ण व्याकरण में से आपको ध्यान रखना है, आपके लिए एक टॉपिक और बढ़िया बन जाता है। सर कौन सा टॉपिक बढ़िया बन जाता है? टॉपिक आपका है आपका अनेकार्थी शब्द। बहुत शानदार टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपको दोस्तों पूछा जाता है। सवाल किस ढंग से होता है देखना, DSSB में पूछा जाता है। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द दे दिया द्विज, ये शब्द दे दिया और फिर पूछा निम्न में से यह किसका अनेकार्थी नहीं है। निम्न में से 4 विकल्प होंगे भाई आपके सामने। सवाल होगा निम्न में से यह किसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, और 4 विकल्प में क्या क्या होंगे? ऑप्शन ए होगा हाथी, ऑप्शन बी होगा बकरी, ऑप्शन सी होगा पक्षी, ऑप्शन डी होगा ब्राह्मण। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब क्या बनेगा? देखो, द्विज हाथी को भी कहते हैं, द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज किसको नहीं कहते? बकरी को नहीं कहते। मेरे दोस्तों याद रखना,
जिसका दो बार, द्वि का अर्थ क्या होता है? द्वि का अर्थ होता है दो, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका दो बार जन्म हुआ है उसको द्विज कहा जाता है, जिसका दो बार जन्म होता है उसको द्विज कहा जाता है। पर्यायवाची तो ठीक है, मुहावरे और पर्यायवाची रटने की चीजें नहीं हैं, लोकोक्ति रटने की चीजें नहीं हैं। लोग पर्यायवाची रटने बैठ जाते हैं भाई, रटने बैठ जाते हैं। वारिज रटने बैठ गया, जलज रटने बैठ गए। भाई कितने याद कर लोगे मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द कितने याद कर लोगे दोस्त? नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस मत करिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप अभ्यास मत करिए, अभ्यास तो करिए लेकिन रटने मत बैठिए। अभ्यास तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन रटने मत बैठिए। मैं इस बात का घोर विरोधी हूं दोस्तों कि रटना नहीं है आपको कोई भी चीज। तो दोस्तों आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है। संपूर्ण व्याकरण में आप एक टॉपिक और देखते हैं, समास का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? समास का टॉपिक। समास का टॉपिक यूं चुटकियों में हंसते हंसते हम कर लेते हैं। समास को हम 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो समास को 6 भागों में बांटते हैं। अगर हम पदों की प्रधानता के आधार पर देखेंगे, पदों की प्रधानता देखेंगे ना दोस्तों, पदों की प्रधानता देखेंगे तो समास को हम 4 ही भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 4 ही भाग में बांटते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप पदों की प्रधानता आज तक आपने नहीं समझी होगी कि पदों की प्रधानता क्या होती है। पदों की प्रधानता के आधार पर आपने समास को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। कौन सा भाव समास? अव्ययी भाव समास। अगर आपके पास में अव्ययी भाव समास आ गया, दूसरा समास दोस्तों आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चौथा आपका आ जाएगा, तीसरा आपका आ जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि 4 समास हैं। गुरुजी हमने आज तक 6 समास पढ़े हैं। मैंने भी कहा कि सामान्यतः या फिर आप जब जो किताबें पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से समास के 6 ही भेद होते हैं। मगर अगर आपके सामने सवाल हो कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो कहना समास की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं मेरे भाई। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सर वो 2 समास के भेद थे, उनको किस में शामिल किया आपने? अगर उसके एग्जाम्पल आएंगे तो उनको मैं कौन से समास में बताऊंगा। कौन कौन से रह गए सर वो? एक तो है मेरे भाई कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास है भाई, कर्मधारय समास है। एक है मेरे भाई द्विगु समास। कौन सा समास है दोस्त? द्विगु समास है। ध्यान देने लायक बात यह है कि कर्मधारय और द्विगु समास किसका उपभाग है? तत्पुरुष का उपभाग है। किसके उपभाग है? तत्पुरुष के उपभाग है। द्विगु में संख्या आएगा पहला पद, कर्मधारय में जो है कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का जो है महत्व रहेगा कि पहला पद विशेष्य होगा, दूसरा पद विशेषण होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष में, इसमें तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में प्रथम दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा, इसमें पहला पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, इसमें भी दूसरा पद प्रधान। तो इसी का पार्ट हुआ ना भाई। इसमें भी दूसरा पद प्रधान, ये भी इसका पार्ट हुआ ना दोस्त। फिर इसमें दोनों ही पद प्रधान, इसमें दोनों ही पद अप्रधान। देखो पदों की प्रधानता के आधार पर आप 4 ही भागों में बांट सकते हैं। या तो किसी समास में, समासिक पद में, किसी समस्त पद में पहला पद प्रधान हो सकता है, किसी में दूसरा पद प्रधान हो सकता है, किसी में दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। 3 कंडीशन हो गई, पहला पद, दूसरा पद, दोनों भी प्रधान हो सकते हैं। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही प्रधान नहीं हो, दोनों ही गौण हो, दोनों ही अर्थ अप्रधान हो। तो इसके आधार पर आप समास को 4 भाग में बांटते हैं। तो नई चीज सीखी ना भाई आपने। और हम चलेंगे, बहुत सारे और अच्छे टॉपिक आते हैं आपके सामने। जैसे आपके सामने आ गया दोस्तों प्रत्यय। क्या टॉपिक? प्रत्यय। और प्रत्यय का टॉपिक भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। प्रत्यय में आप प्रत्ययों को पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के पढ़ते हैं? तो आप इक प्रत्यय पढ़ते हैं, ये प्रत्यय पढ़ते हैं, ता प्रत्यय पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार से जो प्रत्यय पढ़ते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं पढ़ना। आप DSSB की प्रिपरेशन में हो आप,
अब ऐसे प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं आपको, तो कैसे पढ़ने हैं सर? आपको प्रत्यय की गरिमा का ध्यान रखना है। प्रत्यय को पढ़ने के लिए आपको खुद को बहुत धीर गंभीर होना पड़ेगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय, एक कृत्य प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। फिर कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रत्ययों की एक एक चीज पर हम बारीकी से बात करने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है उपसर्ग। क्या टॉपिक आता है? उपसर्ग। बहुत बेहतरीन टॉपिक है उपसर्ग। और उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं जो शब्दांश, नॉट शब्द, शब्द नहीं, शब्दांश, वे उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यस और नो? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका पर्यायवाची हो गया है, विलोम शब्द हो गया है, आपकी संधि हो गई, ये समास हो गया है। आपका याद रखने लायक पॉइंट है दोस्तों, वाक्य विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाक्य विचार, क्या सर? वाक्य विचार या विधान। वाक्य विधान, संपूर्ण व्याकरण को ना आप तीन भागों में बांट सकते हो। संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण को आप कितने भागों में बांट सकते हो? देखो, जो व्याकरण का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्याकरण का जानकार होता है वो कहलाता है व्याकरण। व्याकरण। ऐसे भी तो सवाल आते हैं ना आपके कि बताओ, जो मीठी भाषा बोलता है उसे क्या कहते हैं? मिठ बोला। क्या कहते हैं? मिठ बोला। हाँ कि ना? ऐसे सवाल बनते हैं कि नहीं बोलते हैं दोस्त? बनते हैं दोस्तों। व्याकरण का जानकार क्या कहलाता है? व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। पहाड़ के नजदीक की, पहाड़ के समीप की भूमि क्या कहलाती है? उपतक्या। क्या कहलाती है? उपतक्या। तो इस प्रकार के वाक्यांश के लिए एक शब्द भी तो बनता है ना, ये सवाल भी बनता है। मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण व्याकरण को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है वर्ण विधान, वर्ण विधान। दूसरा है शब्द विधान। कौन सा विधान भाई? शब्द विधान। और तीसरा है वाक्य विधान। वाक्य विधान। तो इन बस, इसके बाहर व्याकरण है ही नहीं, इसके बाहर व्याकरण है ही नहीं। और व्याकरण शब्द जो खुद है वो स्त्रीलिंग नहीं। व्याकरण पढ़ी नहीं जाती, व्याकरण पढ़ा जाता है और व्याकरण पढ़ाया जाता है। इसलिए व्याकरण शब्द का अगर लिंग पूछे तो वो मेरे दोस्त पुल्लिंग होता है। व्याकरण कैसा शब्द है? लिंग के आधार पर पुल्लिंग, ना कि स्त्रीलिंग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वर्ण विधान, शब्द विधान और वाक्य विधान के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, निसंकोच आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़ जाइए। हमारी टीम आपके लिए हर संभव प्रयास करेगी। आपको अपनी सफलता तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम करबद्ध है, हमारी टीम कटिबद्ध है। तो दोस्तों, हम आपसे ऐसी ही परिचर्चा के साथ आज तो विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। और अब की बार जो सेशन होगा वो सेशन होगा हमारा कालांश का, यानी क्लास वाला सेशन। उसमें आप सभी का स्वागत रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।